हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वॉरियर में, जहां मैंने आपको और लास्ट लेक्चर में संधारित्रों के संयोजन के बारे में पढ़ाया था, जिसमें हमने पढ़ा था संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन तथा संधारित्रों का स्वांतक्रम संयोजन। तो आज हम जानेंगे इससे आगे। आज की हमारी जो पहली हेडिंग है वो रहेगी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य, या फिर इसे हम दूसरे रूप में कह सकते हैं संधारित्र की आवेशित संधारित्र की स्थिति ऊर्जा। ये हमारी हेडिंग रहेगी, ठीक है। इसके बाद जानेंगे ऊर्जा घनत्व, संधारित्र की प्लेटों के बीच जो ऊर्जा घनत्व होता है वो, और जानेंगे संधारित्रों का उपयोग, संधारित्रों के क्या क्या उपयोग है, ठीक है। तो आज की हमारी सबसे पहली हेडिंग क्या रहेगी? आवेशित संधारित्र की स्थिति ऊर्जा। आवेशित संधारित्र की स्थिति ऊर्जा क्या है? अब देखो, स्थिति ऊर्जा के संबंध में मैंने तुम्हें कुछ बातें पहले बताई है। जैसे मान लो कोई युक्ति है, उसे हम बना रहे हैं और हमें उसे बनाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या होती है? उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। ऐसे ही यहाँ पर हम कह रहे हैं आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। संधारित्र पहले से होगा लेकिन उसे क्या कर रहे हैं? आवेशित कर रहे हैं। तो होगा क्या? संधारित्र को आवेशित करने में, संधारित्र को आवेशित करने में हमें जो कार्य करना पड़ रहा होगा वही क्या होगी? संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। तो आइए देखो, देखते हैं क्या रहेगा। क्या है आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा? तो लिखेंगे इसमें पहले, सबसे पहले किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य, कि संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य, उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। क्या है? किसी संधारित्र को आवेशित करने में हम जो कार्य कर रहे हैं वही कार्य क्या है? उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, या फिर क्या है? उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। तो देखो, वैसे मानते हैं, माना किसी संधारित्र की धारिता, या कहें वायु संधारित्र की, ठीक है। इसमें ऐसे माना किसी वायु संधारित्र की धारिता कैपिटल C0 है। क्या है? कैपिटल C0 है, तथा संधारित्र को आवेशित करने की प्रक्रिया में किसी क्षण, संधारित्र को आवेशित करने की प्रक्रिया में किसी क्षण संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q' है, तथा प्लेटों के बीच विभवांतर V' है, ठीक है। तब जो V' का मान है वो क्या हो जाएगा? V' बराबर हो जाएगा Q' बट्टे C0। क्या हो जाएगा? V' बराबर Q' बट्टे C0। ये हो जाएगा संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, ठीक है। अब देखो, ऐसा कर रहे हैं हम, संधारित्र को क्या है? अनंत सूक्ष्म आवेश dq दे रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसे लिखे हम, तब क्या, इसीलिए संधारित्र को अनंत सूक्ष्म आवेश, संधारित्र को अनंत सूक्ष्म आवेश dq देने में किया गया कार्य। देखो, ये हो जाएगा dw, अनंत सूक्ष्म कार्य को हम dw मान लेंगे, ठीक है। ये हो क्या जाएगा? आवेश गुणांकी विभव। क्या हो जाएगा? आवेश गुणांकी विभव। यहां अगर हम बात करें आवेश की, तो आवेश कितना दे रहे हैं हम? dq दे रहे हैं, ठीक है। और विभव क्या हो रहा है तुम्हारा? विभव हो रहा है हमारा V', ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये? dq इंटू V', ये हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम V' का मान लिखेंगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा हमारा Q' बटे C0 इंटू dq, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या है, जब हम संधारित्र को आवेशित कर रहे हैं तो शुरुआत में क्या है, उस पर आवेश क्या होगा? शून्य होगा। और ऐसे मानते हैं उसका जो आवेश है शून्य से हो जाता है स्मॉल q, ठीक है। तो हम लिखेंगे तब संधारित्र को आवेश, यानी कि उसका आवेश जो शून्य से q करने में किया गया कार्य। अतः संधारित्र को
शून्य से स्मॉल क्यू तक, शून्य से स्मॉल क्यू तक आवेशित करने में किया गया कार्य। ठीक है, तो ये आएगा W बराबर जीरो से हम कहाँ तक आवेशित कर रहे हैं, स्मॉल क्यू तक कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, जीरो से स्मॉल क्यू और डी डब्ल्यू, ये हो जाएगा जीरो टू स्मॉल क्यू और डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू को मान क्या है हमारा, क्यू नॉट बट्टे सी नॉट। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे हम क्यू नॉट बट्टे सी नॉट और डी क्यू, ये हो जाएगा। अब इसमें देखो जो परिवर्तनशील राशि जिनका मान परिवर्तित होना है, क्योंकि संधारित्र की धारिता है वो क्या है, बदल नहीं सकती है, तो सी नॉट का मान क्या है, निश्चित रहेगा। तो क्यू डैश का मान क्या है, क्योंकि जो संधारित्र की प्लेटों पर जो आवेश है वो बदल रहा है, जीरो से क्या हो रहा है, क्यू हो रहा है, तो परिवर्तनशील राशि क्या रहेगी तुम्हारी, क्यू डैश होगी। ठीक है, तो जो समाकलन होना होगा यहाँ वो किसका रहेगा, तुम्हारा क्यू डैश का होगा, और 1/C0 है वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/C0 जीरो टू स्मॉल क्यू क्यू डैश डी क्यू। ठीक है, इसका करेंगे हम समाकलन। अब क्यू डैश यानी कि बिल्कुल जैसे अगर हम देखें, बात करें, हमसे कोई पूछ रहा है एक्स का समाकलन क्या होगा। ठीक है, तो एक्स का जब हम समाकलन कर रहे हैं, समाकलन करने में क्या होता है, एक्स का जो पावर होता है उसमें एक ऐड हो जाता है, और जो भी पावर बनता है वो क्या है, हर के रूप में आ जाता है। यानी कि अगर हम एक्स का कर रहे हैं समाकलन तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर बट्टे 2। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर अगर हम क्यू डैश का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एक तरह से क्यू डैश स्क्वायर बट्टे 2, क्या हो जाएगा, क्यू डैश स्क्वायर बट्टे 2, और वैल्यू क्या रहेगी हमारी, और 1/C0 रहेगा, और वैल्यू क्या रहेगी, 0 टू क्यू, ये है ये। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, हमें एक बार क्यू डैश का मान क्यू लिखना है और दूसरी बार में क्या लिखना है, 0। तो ये जो मान है वो क्या हो जाएगा, 1/C0 क्यू स्क्वायर माइनस के 0, ये हो जाएगा। ठीक है, तो जो अदा किया गया कार्य है वो क्या बन जाएगा, W बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बट्टे C0। ठीक है, तो वायु संधारित्र को आवेशित करने में जो किया गया कार्य है वो कितना बन गया, W बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बट्टे C0। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें जैसे चूंकि Q बराबर क्या होता है, C0V, Q बराबर क्या रहेगा तुम्हारा, C0V रहेगा, तो इसका ये जो मान है हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम W बराबर हो जाएगा 1/2 C0 स्क्वायर V स्क्वायर बट्टे C0। होगा क्या, C0 से C0 क्या होगा, एक C0 क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा कार्य बनेगा वो हो जाएगा W बराबर 1/2 C0V स्क्वायर, क्या हो जाएगा, W बराबर 1/2 C0V स्क्वायर। तो ये जो हो गया संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य, और यही कार्य होगा, यही कार्य कहलाएगा संधारित्र की स्थिति ऊर्जा। तो हम लिख सकते हैं यही कार्य आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा है। अतः लिख सकते हैं हम U बराबर हो जाएगा 1/2 C0V स्क्वायर, ये है स्पेशली वायु प्लेट संधारित्र के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, U बराबर 1/2 C0V स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा। अच्छा, एक चीज और, जैसे ये तो हो गया वायु प्लेट संधारित्र के लिए, वहीं अगर हम बात करें कि संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या है, पूर्ण रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, उस स्थिति में क्या होगा, इसमें अगर हम देखो नोट करके लिखना चाहें, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच, अच्छा देखो जो वायु संधारित्र की ऊर्जा से हम ऐसे लिख लेते हैं, U0 से मान लेते हैं। ठीक है, U की क्या मान लेते हैं, U0 से। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा है, तब ये जो C का मान है वो क्या हो जाता है, KC0, क्या रहेगा, C बराबर क्या रहेगा तुम्हारा, KC0 रहेगा। तो अगर हम बात करें तब उस स्थिति में संधारित्र की जो ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, तब संधारित्र की ऊर्जा तो वो हो जाएगी U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, क्या हो जाएगी, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, या फिर इसे हम लिख सकते हैं KU0, क्योंकि देखो यहाँ अगर हम देखें U0 का मान क्या है, 1/2 C0V स्क्वायर, और K का मान क्या रहेगा तुम्हारा, C बराबर KC0 रहेगा। ठीक है, तो बात करें जब हम संधारित्र की प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भर रहे हैं
उस स्थिति में ऊर्जा क्या हो जाएगी, U बराबर 1/2 CV² या फिर कहें KU0। ठीक है, ये हो जाएगी तुम्हारी वायु प्लेट संधारित्र की ऊर्जा और संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा होने पर उसकी ऊर्जा। तो क्या हुआ तुम्हारा, ये हो गई आवेशित संधारित्र की स्थिति ऊर्जा का सूत्र। ठीक है, तो अभी के लिए इसे उतारें, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। आवेशित क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है और इसके बीच में जो खाली वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र है उसमें हमें देखना है ऊर्जा घनत्व, या फिर इसे हम कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की एकांक आयतन की ऊर्जा। एकांक आयतन की ऊर्जा को ही हम कहते हैं ऊर्जा घनत्व। ठीक है, तो देखो देखते हैं। तो ऐसे मानते हैं, माना किसी वायु प्लेट, संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तथा संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। ठीक है, तो क्या हुआ, माना किसी वायु प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है कैपिटल A मीटर स्क्वायर और संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d है। स्मॉल d मीटर लिख सकते हैं। तब वायु प्लेट या वायु संधारित्र की धारिता, हो जाएगी C बराबर ε0 A/d फैरेड। तो क्या है, संधारित्र की धारिता हो जाएगी जो कि हमने पढ़ी हुई है, C बराबर ε0 A/d। वहीं अगर हम बात करें, ऐसे मानते हैं यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल V है, तब संधारित्र की ऊर्जा अभी हमने तो पढ़ाई है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा U बराबर 1/2 CV²। क्या हो जाएगा, U बराबर 1/2 CV² हो जाएगा। अब हमने देखो यहाँ C का मान लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, इसको अगर मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, तो ऐसे लिखते हैं, समीकरण नंबर 1 से C का मान रखने पर, तो वही समीकरण नंबर 1 से अगर यहाँ C का मान लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, U बराबर हो जाएगा 1/2, C का मान क्या है ε0 A/d V²। ठीक है, ये हो जाएगा। तो क्या हुआ, समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा है वो क्या बन गई, U बराबर 1/2 ε0 A/d V²। ठीक है, अब संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E हो, तब उस स्थिति में अगर हम जाने संधारित्र की प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र मान रहे E, तो जो V का मान है V बराबर हो जाएगा तुम्हारा ED। तो क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा तुम्हारा ED, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ सूत्र पहले E बराबर क्या होता है V/d। इससे अगर हम V का मान निकालें तो V का मान क्या हो जाएगा, ED बन जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पर देखो अब क्या V का मान लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा, इसीलिए U बराबर हो जाएगा 1/2 ε0 A/d इंटू V का मान क्या है तुम्हारा ED, तो यहाँ हो जाएगा E²D²। ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसमें देखो देखते हैं हम D से क्या होगा, इसकी जो D की एक घात है वो क्या होगी, कट जाएगी। तो देखो ये बनेगा तुम्हारा U बराबर
1/2 E² इंटू AD। क्या हो जाएगा? U बराबर 1/2 E² इंटू AD। वहीं अगर हम बात करें, मान लो देखो जैसे कोई भी संधारित्र है, इसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है और इसकी प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? D है। तो ये जो गुणनफल AD बनेगा वो होगा संधारित्र की प्लेटों के बीच जो भी खाली स्थान है उसका आयतन। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे संधारित्र की प्लेटों के बीच आकाश यानी कि जो खाली स्थान है का आयतन AD है। क्या है? AD है। तब हम लिख सकते हैं, तब संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन की ऊर्जा, अर्थात जिसे हम कहेंगे ऊर्जा घनत्व, ये हो जाएगा स्मॉल u बराबर हो जाएगा कैपिटल U बट्टे AD। क्योंकि AD क्या हो रहा है? जो खाली स्थान है उसका आयतन। तो क्या हो जाएगा? स्मॉल u बराबर कैपिटल U बट्टे AD। तो u का मान लिखते हैं हम। u का मान क्या है? 1/2 E² इंटू AD। और पूरी के बट्टे में क्या जाएगा तुम्हारा? AD हो जाएगा। यहाँ क्या है? AD से AD क्या होगा तुम्हारा? ये कट जाएगा। तो जो ऊर्जा घनत्व है उसका सूत्र क्या हो जाएगा? ऊर्जा घनत्व स्मॉल u बराबर हो जाएगा 1/2 E²। ठीक है, वहीं अगर बात करें इसके मात्रक की, तो ऊपर क्या है? u ऊर्जा है, AD का आयतन है, तो उसका मात्रक क्या रहेगा? मात्रक होगा जूल बटे मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गई संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन की ऊर्जा, या फिर कहें हम ऊर्जा घनत्व। तो देखो ये हो रहा है क्योंकि हमने पहले जो माना हुआ है वो क्या है? वायु प्लेट संधारित्र है। क्या संधारित्र है? वायु प्लेट संधारित्र। अब अगर हम ऐसे माने कि जो संधारित्र है उसकी प्लेटों के बीच क्या है? पूर्ण रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, तब ऊर्जा घनत्व अगर हम देखें तो क्या होगा? यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच कैपिटल K परावैद्युतांक का माध्यम है, तब ऊर्जा घनत्व हो जाएगा स्मॉल u बराबर हो जाएगा 1/2 Kε0 E² जूल बटे मीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, या फिर कहें आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अभी के लिए बता रहे हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। तो देखो अब नेक्स्ट हेडिंग है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल। होता क्या है? जैसे मैं बताया, समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें हैं एक धनावेशित होती है और दूसरी क्या होती है? ऋणावेशित होती है। और अगर हम बात करें कहीं भी एक धनावेश हो रहा है और एक ऋणावेश है और उनके बीच क्या कुछ दूरी है, तो कूलाम के नियम के हिसाब से उनके बीच क्या है? बल कार्य करता है। ठीक है, तो देखो ऐसे ही है जो हम देख रहे हैं, क्या है? एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी प्लेटों की जो लगने वाला बल है वो हमें देखना है। तो ऐसे मानते हैं, माना हमारे पास क्या है? एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों पर क्या है? +Q तथा -Q आवेश है। शुरुआत में ऐसे मानते हैं, जैसे मान लो ये समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं मेरे हाथ में, ठीक है, शुरुआत में दोनों क्या एक दूसरे के समीप रखे हुए हैं, तो इनके बीच क्या है? एक बल कार्य करेगा, वैद्युत आकर्षण बल कार्य करेगा, कैपिटल F कार्य करेगा। ठीक है, अब हम कर क्या रहे हैं? दोनों प्लेटों को धीरे धीरे करके कुछ दूरी तक हटा रहे हैं। शुरुआत में इनके बीच की दूरी 0 है और उनको क्या है? कुछ दूरी तक हटा रहे हैं, जो कि उसके बाद उनकी प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल d हो रही है। ठीक है, होगा क्या? इन दोनों प्लेटों के बीच में, क्योंकि एक +Q और एक -Q है, धन तथा ऋणावेशित प्लेटों के बीच में क्या है? वैद्युत क्षेत्र होता है जिसका मान क्या होता है? E बराबर σ/ε0। वो क्या रहेगा? सभी जगह समान होगा। तो अगर हम बात करें संधारित्र की प्लेटों के बीच लगने वाले बल की, ठीक है, तो संधारित्र की प्लेटों के बीच
बल रहेगा कैपिटल F मान लेते हैं, और जो हम संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी को 0 से कर रहे हैं, मैं स्मॉल d तक कर रहे हैं, संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी क्या है 0 से स्मॉल d कर रहे हैं, तो हमें क्या कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। अगर हम उस कार्य को माने तो देखो वो कार्य क्या हो जाएगा, उसको हम निकाल सकते हैं प्लेटों के बीच लगने वाला बल और प्लेटों को हम कितनी दूरी तक विस्थापित कर रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो देखो आइए देखते हैं उसके फिर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या किया है हमने, हमारी जो हेडिंग है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल। तो इसमें क्या किया हमने, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है और जिसकी प्लेटों पर क्या है प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। संधारित्र की ये प्लेटें बहुत ही क्या है समीप है, एक दूसरे मान लो सटाकर ही रखी हुई है, ठीक है। तो इन प्लेटों पर क्या है विपरीत आवेश होने के कारण इनके बीच क्या एक वैद्युत बल कार्य करेगा, वैद्युत आकर्षण बल कार्य करेगा, उसको मान लेते हैं हम F है, ठीक है। माना प्लेटों को हम क्या कर रहे हैं धीरे धीरे 0 से क्या स्मॉल d दूरी तक ला रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे क्या स्मॉल d दूरी तक हटाते हैं। और इस स्थिति में होता क्या है प्लेटों की जो वैद्युत क्षेत्र है E उसका मान क्या रहेगा एक समान होगा, और उसका मान होगा E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हुआ क्या, संधारित्र की प्लेटों को 0 से स्मॉल d दूरी तक, संधारित्र की प्लेटों को क्या है 0 से स्मॉल d दूरी तक हटाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो देखो जो कार्य है, कार्य हो जाएगा W बराबर बल गुणा के विस्थापन। तो यहाँ जो कार्य कर रहा है बल का मान है F, और कितनी दूरी तक हटा रहे हैं हम 0 से d, यानी कि d दूरी तक हटा रहे हैं, तो W बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा F इंटू डी, ये हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब देखो होगा क्या, ये जो हम कार्य कर रहे हैं संधारित्र की प्लेटों को 0 से d तक हटा रहे हैं, यही कार्य क्या होगा संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहेगा। तो ऐसे लिख सकते हैं हम, यही कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तब ऊर्जा की अगर हम बात करें, स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होता है 1/2 QV, क्या रहेगा संधारित्र की जो स्थिति ऊर्जा बनेगी, स्थितिज ऊर्जा का मान रहेगा U बराबर 1/2 QV। चूंकि हमें पता है, चूंकि V बराबर क्या होता है ED, अभी इससे पहले वाली हेडिंग में भी हमने देखा था V का जो मान है V बराबर क्या होता है ED। तो फिर देखो U का मान क्या हो जाएगा, U बराबर हो जाएगा 1/2 Q, और V का मान क्या हो जाएगा तुम्हारा ED। इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण नंबर 1 में W बराबर क्या FD, और समीकरण नंबर 2 में U बराबर 1/2 QED, ठीक है। इसमें देखो अगर हम देखें, ये जो संधारित्र की प्लेटों को हम 0 से स्मॉल d दूरी तक हटा रहे हैं, इसमें हमें जो कार्य करना पड़ रहा है वही क्या है उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो होगा क्या, W का मान है वो U के क्या हो जाएगा बराबर रहेगा, ठीक है। तो अगर हम लिखें समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 और अगर हम 2 से देखें तो क्या रहेगा तुम्हारा FD बराबर हो जाएगा 1/2 QED, क्योंकि जो किया गया कार्य है वो क्या स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो FD बराबर क्या हो गया 1/QED, यहाँ क्या D से D क्या होगा तुम्हारा ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा अतः संधारित्र की प्लेटों के बीच बल ये हो जाएगा F बराबर 1/2, क्या रह रहा है यहाँ पर QE। ये हो गया हमारा संधारित्र की प्लेटों के बीच बल, और बल का मात्रा क्या रहेगा न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारी हेडिंग हो गई है संधारित्र की प्लेटों के बीच बल, इसको अभी उतारें, इसके बाद फिर नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। तो देखो अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी वान डे ग्राफ जनित्र, वान डे ग्राफ जनित्र रहेगा, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो होगा क्या, वान डे ग्राफ जनित्र की बात करें तो ये क्या एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग, अब देखो जनरेटर की बात करते हैं, जनरेटर क्या है जनरेटर या कहीं जनित्र, जनरेटर का उपयोग क्या है, जैसे अगर हमारे पास लाइट का अभाव है, कंटिन्यूटी लाइट नहीं आ रही, तो उन स्थितियों में क्या हम प्रयोग करते हैं जनरेटर का, ठीक है। अब ये जनरेटर कैसा है, वान डे ग्राफ जनित्र है क्या, ये एक ऐसा जनरेटर है जो मान लो हमारे पास कम वोल्टेज है और कम वोल्टेज को बहुत अधिक वोल्टेज में परिवर्तित करेगा, ठीक है। एक से क्या है डीसी स्रोत से जोड़ेंगे, डीसी स्रोत के माध्यम से क्या है अति उच्च विभव 10⁻6 वोल्ट तक की कोटि का विभव उत्पन्न करता है, यानी 10 लाख वोल्टेज तक उत्पन्न करता है ये, ठीक है। तो आइए समझते हैं क्या रहेगा वान डे ग्राफ जनित्र। तो क्या है वान डे ग्राफ अगर जनित्र की बात करें तो वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है या फिर कहीं एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग जो कि 10⁻6 वोल्ट की कोटि का विभव उत्पन्न करता है। क्या है वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है
जिसका उपयोग 10⁻6 यानी कि कितना 10⁻6 वोल्ट की कोटि का विभव उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इतने ये जो वोल्ट है इससे क्या है, इस वोल्टेज से प्राप्त अति विशाल वैद्युत क्षेत्र, इस वोल्टेज से प्राप्त जो विशाल वैद्युत क्षेत्र है उसमें क्या है, जो आवेशित कणों की अगर हम बात करें तो आवेशित कण क्या रहेंगे तुम्हारे, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या फिर आयन, धनायन हो कोई भी या फिर क्या है कोई भी ऋणायन को त्वरित करके उनकी ऊर्जाओं में वृद्धि करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या है वान डे ग्राफ जनित्र? वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग अति उच्च विभव यानी कि लगभग 10⁻6 वोल्ट की कोटि का उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इस विभव से उत्पन्न, ये जो विभव है इससे क्या बहुत विशाल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस विभव से उत्पन्न विशाल वैद्युत क्षेत्र का उपयोग जो आवेशित कण होंगे, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो या फिर आयन हो, उनका उपयोग क्या है को त्वरित करके उनकी ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब बात करते हैं ये जो वान डे ग्राफ जनित्र है किस सिद्धांत पे काम करता है, यानी कि इसका सिद्धांत समझें। देखो हमने क्या है एक हेडिंग है जो पहले पढ़ी हुई है, जो हेडिंग है हमारी, जैसे अगर हम किसी भी खोखला गोला है, ठीक है, खोखले गोले को हम आवेश दे रहे हैं तो होता क्या है, जो आवेश उसको दिया गया आवेश है उसका संपूर्ण बाहरी पृष्ठ पर ही विद्यमान होता है। अगर हम किसी खोखला गोला या कोई भी चालक है उसको हम आवेश दे रहे हैं तो वह क्या खोखले चालक के जो आवेश होगा केवल उसके बाहरी पृष्ठ पर ही विद्यमान होगा। ठीक है, और दूसरा एक और तथ्य पर ये काम करता है। दूसरा ये कि अगर हम किसी भी चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन करा रहे हैं, मतलब एक चालक है, मान लो जैसे एक पूरा मिला के एक चालक है, इस समय वायु में वैद्युत विसर्जन कराना है, मतलब जो वैद्युत ऊर्जा है उसको वायु में स्थानांतरित करना है। अब ये समझिए कि जो वैद्युत ऊर्जा है या लाइट, एक तरह से क्या है, लाइट को हमें हवा में स्थानांतरित कराना है, और हवा में स्थानांतरित कराने के लिए जो लाइट है वो निर्भर करेगी उसके जो सिरे हों, चालक के सिरे हों, वो क्या नुकीले होने चाहिए। जितने उसके नुकीले सिरे ऐसे करके होंगे उससे क्या उतना ही अच्छा वैद्युत विसर्जन क्या है वायु में होगा। अच्छा, ऐसे नहीं सोचना है कि मान लो जो लाइट है वायु में कैसे आ सकती है, यदि तो पता है आसमानी बिजली है, ठीक है, बादल आपस में रगड़ खाते हैं तो क्या आसमानी बिजली बनती है। जब वो आसमान से तुम्हारे पृथ्वी पर गिरती है तो क्या उसके लिए कोई तार वगैरह लगे हुए हैं वहां से, ऐसा तो नहीं है। यानी कि जो ऊर्जा है एक तरह से लाइट क्या है, मतलब करंट जो विद्युत है वो क्या है, ऊर्जा है। अब ऊर्जा को जरूरी नहीं है कि उसके लिए माध्यम हो, वो बगैर माध्यम के भी रास्ता तय कर सकता है या कहीं पथ तय कर सकता है। तो ऐसे आसमानी बिजली है, जब बादल घर्षित होते हैं आसमानी बिजली बनती है तो वो क्या है सीधे पृथ्वी पर आकर गिरती है, कहीं भी पेड़ पर या कहीं भी जाकर गिर रही है, तो उसके लिए इतनी कि वहां से तार कनेक्टेड है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, जब लाइट का अगर हमें वायु में वैद्युत विसर्जन कराना है तो वो क्या है डिपेंड करेगा उसके जो सिरे हैं वो कितने नुकीले हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, वान डे ग्राफ जनित्र क्या दो सिद्धांतों पे काम करेगा। पहला क्या, किसी भी चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन, कोई भी चालक है उससे क्या है वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों की प्राथमिकता पर निर्भर करता है। उसके जो सिरे जितने नुकीले होंगे उसी दर से क्या है या उसी स्पीड से क्या है उसका वायु में वैद्युत विसर्जन होगा। ठीक है, दूसरा कि किसी भी खोखले चालक को, कोई भी खोखला चालक है उसे हम आवेश दे रहे हैं तो वो क्या है उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान हो जाता है। क्या है, किसी खोखले गोले को, खोखले चालक को दिया गया आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर क्या रहता है, विद्यमान रहता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सिद्धांत। अब बात करते हैं इसकी रचना की। ठीक है, बात करें क्या है इसकी रचना की। तो देखो रचना में क्या होगा और सुन लेना है, आसानी से समझ आ जाएगी इसकी रचना क्या है। ठीक है, तो वान डे ग्राफ जनित्र में अगर हम बात करें तो इसकी रचना के लिए तो क्या है, इसमें एक धातु का एक बड़ा गोला होता है। क्या है, धातु का एक बड़ा गोला एस होता है। ठीक है, जो कि क्या है दो विद्युत रोधी स्टैंडों ए व बी पर टिका होता है। इसमें क्या है, धातु का एक बड़ा गोला होता है जो कि दो विद्युत रोधी स्टैंडों पर टिका होता है। उनको थोड़ा हमने नाम दे दिए, धातु का जो बड़ा गोला वो क्या एस है और जो दो विद्युत रोधी स्टैंडों पर टिका हुआ वो क्या ए और बी है। तो क्या रहेगा, इसमें एक धातु का एक बड़ा गोला एस होता है जो कि दो विद्युत रोधी स्टैंडों ए और बी पर टिका होता है। साथ ही साथ इसमें क्या है, श्रेयहीन बेल्ट है। क्या है, श्रेयहीन बेल्ट पट्टा होता है ऐसे करके। ठीक है, श्रेयहीन बेल्ट है जो कि दो घिरनियों, इसमें हमने चित्र में देखा है तो क्या है, एक श्रेयहीन बेल्ट जो कि सिल्क अथवा रबड़ की होती है वो क्या है दो घिरनियों P1 व P2 पर विद्युत मोटर की सहायता से क्या है घुमाई जाती है, कहीं चलाई जाती है। तो क्या है, इसमें एक सिल्क अथवा रबर की एक श्रेयहीन बेल्ट होती है जो कि दो घिरनियों P1 व P2 पर विद्युत मोटर की सहायता से क्या है घुमाई जाती है। ठीक है, अब बात करें इसमें एक होता है कंगा। ठीक है, कंगा C1 होता है जो कि अति उच्च विभव, या बात करें उच्च विभव वाले डीसी स्रोत होगा उसके क्या धन सिरे से जुड़ा होता है। इसमें क्या है, एक कंघा C1 है
उच्च विभव वाले डीसी स्रोत के किससे जुड़ा रहेगा, धन श्रेणी से जुड़ा होता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें क्या है, एक दूसरा कंगा C2 भी होता है जो कि जो खोखला गोला S है उसके आंतरिक पृष्ठ से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। बात करें इसकी रचना में तो क्या समझ में आया होगा, उसके बाद लिखाऊंगा तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके कार्य करने का सिद्धांत, ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो होता क्या है, जब कंगे C1 को हम डीसी स्रोत से अति उच्च विभव दे रहे हैं, तो जो डीसी स्रोत है ये ऐसा ही नहीं है, इसके वोल्टेज भी नियत होते हैं, यानी कि इसका कम से कम वोल्टेज होना चाहिए 10⁴ वोल्ट की कोटि का होना चाहिए। और 10⁴ की वोल्ट कोटि से कितना बना जाता है विभव, 10�6 वोल्ट की कोटि तक का बनाता है वान डायग्राफ जनित्र है। ठीक है, होता क्या है, जब हम कंगे C1 को डीसी स्रोत 10⁴ वोल्ट वाले डीसी स्रोत से जोड़ते हैं तो देखो होता क्या है, कंघे व इनकी जो क्रियाएं हो रही हैं, जब डीसी चूंकि उच्च विभव है, ठीक है, उच्च विभव जब हम दे रहे हैं तो इसके क्रिया के फलस्वरूप होता क्या है, यहाँ पर धनायन बनते हैं। क्या बनते हैं, धनायन। तो अब देखो होता क्या है, जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाई थी चालक की स्थिति ऊर्जा। ठीक है, वो चालक है, शुरुआत में उसका आवेश है 0 और उसे हमें क्या है, प्लस की आवेश देना है। तो वो एक बार में देकर हम कई बार में देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, मान लो प्लस प्लस प्लस, मान लो एक टुकड़ा दे दिया हमने प्लस, अब इसको और देंगे तो देखो होगा क्या, इस प्लस के सापेक्ष हम और आवेश दे रहे हैं तो हमें क्या है, बाहर से कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो और जैसे यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो देखो होता क्या है, अति उच्च विभव के कारण, ठीक है, अति उच्च विभव की क्रिया के फलस्वरूप होता क्या है, यहाँ पर क्या है, धनायन बनते हैं। ठीक है, और चूंकि यहाँ कंगे C1 उनका यहाँ धनायन उत्पन्न होता है, और चूंकि ये डीसी स्रोत कंगा C1 है वो डीसी स्रोत के धन टर्मिनल से जुड़ा है। ठीक है, तो इस पर धनायन उत्पन्न होता है और क्रिया के फलस्वरूप, तो इससे जो धनायन आ रहे हैं उससे क्या है, इसके धनायन पर प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, प्रतिकर्षण के कारण होता क्या है, ये सारे धनायन है प्रतिकर्षित होकर कहाँ पहुंच जाते हैं, पट्टे पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब पट्टा चूंकि मोटर की सहायता से क्या है, लगातार घूम रहा है, तो घूम रहा है तो होता क्या है, ये आवेश धीरे धीरे करके पहुंच जाता है ऊपर। ठीक है, वहाँ क्या है, जो कंगा C2 जो बिल्कुल बेल्ट को लगभग छुए हुए, टच किए हुए, तो उससे क्या है, ये सारा आवेश पहुंच जाता है गोले, खोखले गोले पर। ठीक है, अब चूंकि जो मोटर है लगातार चल रही है, घूम रही है, तो होता क्या, लगातार यहाँ पर आवेश जाता है और सारा आवेश गोले S पर इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि क्या हमें अति उच्च विभव, जिसकी कोटि रहती है 10⁻6 वोल्ट की, इतना प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये होती है इसकी क्रिया। अब बात करें इसमें क्या है, जब लगातार गोले S पर बहुत अति उच्च विभव बन रहा है तो बिल्कुल वही कंडीशन आती है, वायु में वैद्युत विसर्जन, यानी कि इस वोल्टेज का भी क्या विसर्जन होने की संभावना रहती है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, ये पूरा संयंत्र है या बात करें जनित्र है, तो उसको किससे जोड़ देते हैं हम, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, जिससे कि इसका वायु में वैद्युत विसर्जन ना हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा वान डे ग्राफ जनित्र के बारे में। तो आइए देखो लिख कर देखते हैं, समझाते हैं क्या क्या इसमें रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखो देखते हैं क्या है वान डे ग्राफ जनित्र। ठीक है, तो और मैंने लिखा है तो उसके माध्यम से समझेंगे क्या है वान डे ग्राफ जनित्र। सबसे पहले बात करते हैं वान डे ग्राफ जनित्र के लिए। तो क्या है वान डे ग्राफ जनित्र, वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से अति उच्च विभव, जो कि मैंने तुम्हें बताया था अभी, क्या है वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम अति उच्च विभव 10⁻6 वोल्ट की कोटि का उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इस वोल्टेज के द्वारा जो हमें प्राप्त विशाल वैद्युत क्षेत्र होगा उसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम, जो आवेशित कण हैं इसके फलस्वरूप प्राप्त विशाल वैद्युत क्षेत्र का उपयोग आवेशित कणों, आवेशित कण क्या, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, या फिर कोई भी आयन हो सकता है, को त्वरित करके इनको क्या हम त्वरित कर सकते हैं और इनकी ऊर्जाओं में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, ये रहेगा वान डे ग्राफ जनित्र और इसका उपयोग। ठीक है, ये जाएगा। अब बात करते हैं जो वान डे ग्राफ जनित्र है, ये पूरा संयंत्र बना हुआ है, वो किस सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, तो देखो वो देखते हैं। तो इसका जो सिद्धांत है वो क्या है, दो वैद्युत घटनाओं पर आधारित है। कौन कौन सी घटनाएं, एक तो घटना ये है कि अगर हम किसी खोखले चालक को आवेश दे रहे हैं, अगर हम किसी खोखले चालक को आवेश दे रहे हैं तो होगा क्या, जो उसको दिया गया संपूर्ण आवेश है वो क्या उसके बाहरी पृष्ठ पर ही विद्यमान होगा। तो क्या है, खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है, यानी खोखले चालक को हम आवेश दे रहे हैं, उसको आवेश जो दे रहे हैं तो वो क्या है, उसके केवल बाहरी पृष्ठ पर ही विद्यमान होगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि किसी आवेशित चालक से, कोई भी आवेशित चालक है उससे वायु में वैद्युत विसर्जन है उसके नुकीले सिरों की प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। जैसे यहाँ पर देखो ये कंग हैं जिनका उपयोग बताएंगे उसमें आएगा भी। तो क्या है, किसी चालक से वायु में अगर वैद्युत विसर्जन हो रहा है तो वो क्या है, उसके नुकीले सिरों की प्राथमिकता पर निर्भर करता है। ठीक है, हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी रचना की। तो रचना क्या है, ठीक है, तो बताया हुआ था मैंने तुम्हें, रचना को अगर हमें देखना है तो क्या है, वान डे ग्राफ जनित्र में धातु का एक बड़ा गोला S, वान डे ग्राफ जनित्र में क्या है, धातु का एक बड़ा गोला S, दो विद्युत रोधी स्तंभों
दो विद्युत रोधी स्तंभ है तुम्हारे ए और बी पर टिका रहता है, ठीक है, जाएगा। साथ ही साथ इसमें एक क्या है, इसमें एक रबर अथवा सिल्क की श्रेयहीन बेल्ट होती है जो कि घिरनियों P1 व P2 के द्वारा, घिरनियों क्या है P1 और P2 के द्वारा ये जो मोटर है उसकी सहायता से क्या है घुमाई जाती है। तो क्या है, इसमें एक रबर अथवा सिल्क की श्रेयहीन बेल्ट होती है जो कि दो घिरनियों P1 तथा P2 के द्वारा विद्युत मोटर की सहायता से क्या है, ये जो मोटर है इसकी सहायता से क्या है चलाई जाती है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या है, एक कंगा C1 है और एक कंगा C2, तो दोनों को देखते हैं दोनों का काम क्या होता है। तो जो निचला कंगा C1, ये कंगा जो C1 है इसको अति उच्च व्यय वाले डीसी स्रोत, अति उच्च व्यय वाले क्या डीसी स्रोत से जोड़ा गया है और डीसी स्रोत जो होगा उसके धन टर्मिनल से जोड़ा गया है। बात करें अगर कंगे C2 की, तो इसका जो कंगा C2 है, कंगा C2 खोखले गोले S के आंतरिक पृष्ठ से क्या है जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वान डे ग्राफ जनित्र की बारे में, उसकी सिद्धांत और उसकी रचना। आप समझते हैं इसकी कार्यविधि, ठीक है। तो अभी से बता रहे हैं, फिर अभी मैं तुम्हें कार्यविधि बता रहा हूँ इसकी। तो देखो अब देखते हैं वान डे ग्राफ जनित्र है उसकी कार्यविधि किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब इसकी कार्यविधि को अगर हम देखें तो होता क्या है, जब ये जो कंगा C1 है इसको हम अति उच्च विभव से जोड़ते हैं, ऐसे अति उच्च विभव देते हैं, तो होता क्या है इसके इसकी जो बिंदु हैं, तीसरे बिंदुओं की क्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर क्या है धनावेश उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, धनायन उत्पन्न हो जाते हैं, क्या धनावेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। होता क्या, धनायन व कंगे C1 के बीच प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण के कारण जो भी धनायन बनता है वो क्या है पहुंच जाता है बेल्ट पर, ठीक है। चूंकि बेल्ट घूम रही है तो ये जो आवेश बेल्ट क्या घूम रही है और ऊपर की तरफ जा रही है, तो होता क्या है सारे आवेश कहाँ पहुंच जाता है, ऊपर पहुंच जाता है। जहाँ की जो कंगा C2 है बेल्ट को ठीक टच किए हुए स्पर्श किए हुए है, तो ठीक है। तो होता क्या है ये सारा आवेश कहाँ पहुंच जाता है, खोखले गोले है इसके बाहरी पृष्ठ पर पहुंच जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है बाहरी पृष्ठ पर पहुंच जाता है, तो अब चूंकि हमें पता है कि जो बेल्ट लगातार घूम रही तो यहाँ पर क्या लगातार बहुत सारा आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप जो विशाल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और गोले एस पर हो जाता है अति उच्च विभव, ठीक है, जाएगा। अब चूंकि हमें पता है जब कभी भी बहुत ज्यादा विभव होता है तो कंडीशन ये रहती है, संभावना ये होती है कि उससे क्या वायु में वैद्युत विसर्जन हो, ठीक है, बहुत ज्यादा विभव हो रहा है, तो इसको वायु में वैद्युत विसर्जन को रोकने के लिए करते क्या हम, ये जो पूरा जनरेटर है उसको एक पूरा जनित्र है उसको हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं फिर से क्या है कार्यविधि। तो बात करें कार्यविधि की तो क्या है, जब कंगे C1 को, ये जो कंगा C1 है इसको अति उच्च विभव देते हैं हम, तो होता क्या है तीक्ष्ण बिंदुओं की क्रिया के फलस्वरूप, तीक्ष्ण बिंदुओं की क्रिया के फलस्वरूप होता क्या है यह इसके स्थान में आयन उत्पन्न करते हैं। यहाँ क्या उत्पन्न हो जाते हैं, आयन। अब होते क्या है आयन और ये जो कंगा C1 है उसके बीच, धन आयन व कंगे C1 के बीच प्रतिकर्षण के कारण धनायन और कंगे C1 के बीच क्या प्रतिकर्षण कार्य करता है, जिसके कारण कि धनायन जो है बेल्ट पर चले जाते हैं। तो धनायन कहाँ जा रहे हैं, तुम्हारे बेल्ट पर चले जा रहे हैं। अब गतिमान बेल्ट द्वारा ये जो आयन है वो कहाँ चले जाते हैं, तुम्हारे ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ऊपर ले जाते हैं जहाँ कंगे C2 के तीसरे सिरे, ये जो कंगे C2 जो है उसके क्या तीसरे सिरे और जो बेल्ट पे स्पर्श किए हुए हैं, जिसके कारण जिससे क्या धनावेश जो गोले एस के बाहरी पृष्ठ पर स्थानांतरित हो जाता है। अब बाहरी पृष्ठ पर स्थानांतरित हो रहा है तो होता क्या है, अब चूंकि हमें पता है कि ये जो बेल्ट है लगातार मोटर की सहायता से घूम रही है, तो जो सारा आवेश जो गोले है इसके बाहरी पृष्ठ पर क्या है निरंतर धनावेश जाता है, निरंतर धनावेश जाता है, तो उससे क्या होता है इसके इस पर क्या बहुत अधिक विभव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो ये होगी बात करें वान डे ग्राफ जनित्र की क्रिया। अब थोड़ा और समझ लेते हैं और क्या है, जब गोले एस का विभव बहुत अधिक हो रहा है या हो जाता है, या गोले एस का जो है विभव बहुत ज्यादा होता है, तो कंडीशंस क्या रहती है, कहीं संभावना क्या होती है, वो होती है वायु में वैद्युत विसर्जन रोकने के लिए। यानी कि हो सकता है यहाँ पर क्या वायु में वैद्युत विसर्जन हो, तो वायु में वैद्युत विसर्जन रोकने के लिए हम करते क्या है, ये जो पूरा जनित्र है उसको पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पृथ्वी से संबंधित करते हैं और इसके साथ ही साथ उच्च दाब पर वायु से भरे टैंक में इसको रख देते हैं। पूरे संयंत्र को किसमें रख देंगे, उच्च दाब पर वायु से भरे टैंक में रख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी वान डे ग्राफ जनित्र की क्रियाविधि, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसी के साथ जो आज का लेक्चर है हम इसे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा, तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।